देखिए भैया बहनों, पहले भाग में हमने जल और उसके वितरण के बारे में पढ़ा था। इस कालांश में हम महासागरीय परिसंचरण के बारे में पढ़ेंगे। अब परिसंचरण के बारे में क्या होता है कि समुद्री तट पर जब कभी हम घूमने जाएं तो समुद्री तट पर टाट के पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। हमारे पैरों में गुदगुदी होती, पैर जमीन में धंसते हैं तो हमको अच्छा महसूस होता है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत मन को प्रसन्न करने वाला होता है। जब हम तब समुद्री तट पर घूमने के लिए जाते हैं, पुलिन का मतलब होता है समुद्री तट, तो वहाँ पर जब वहाँ की बालू रेत होती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, समुद्री पक्षियों, वायु में लवणीय गंध, जो वहाँ की जो वायु चलती है हमारे शरीर को ठंडी तो लगती है, पसीना भी आता है, लेकिन गर्मी नहीं लगती। बाद में हम देखते हैं तो हमारा शरीर चिपचिपा सा हो जाता है। एवं लहरों का संगीत, जब लहरें आती हैं समुद्र तट से हवाओं के झोंके से तो उठती है, फिर वापस चली जाती है, फिर आती है, फिर वापस चली जाती है, तो हमको बहुत अच्छा प्रतीत होता है। अब सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। अब इसके विपरीत क्या होता है कि ताल एवं झील, इसके बाद ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो तालाब है, झीलें हैं, इनका पानी क्या होता है, शांत रहता है, एक जगह पर ही इकट्ठा रहता है। और इसके विपरीत क्या होता है, जो समुद्रों का पानी होता है, महासागरों का जो पानी होता है, वह जल हमेशा गतिमान रहता है, वो गति करता रहता है, चलता रहता है, आता जाता है, हवा के धोखे से तट पे आ गया, फिर वापस चला गया, फिर आ गया। यह कभी शांत नहीं होता, यह कभी शांत नहीं होता। तो महासागरों की गतियों को इस प्रकार हम वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। अब जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। महासागरीय जो जल है वो क्या रहता है, हमेशा गतिमान रहता है, कभी शांत नहीं बैठता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार के वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे समुद्र के तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। अब इसके बाद में आता है तरंगे। कितने भागों में विभाजित करते हैं इसको अपन ने, 3 भागों में, तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं। अब तरंगे क्या है, समुद्र तट पर अब आपने देखा होगा पानी के अंदर खेलते हुए अपने गेंद फेंकते थे पानी के अंदर। अब जब समुद्र की लहरें आती है तो उस गेंद को वापस ले आती है और फिर वापस चली जाती है, फिर वापस ले आती है, पकड़ते हुए फेंकते तो वापस आ जाती है। तो जब हम खेलते समय गेंद जल में फेंक देते हैं या गिर जाती है तो क्या होता है कि वो वापस आ जाती है। जब यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस आ जाती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उड़ता और गिरता रहता है, ये तरंगे जो महासागरीय सतह होती है पर जल लगातार आता है और
चला जाता, तो इन्हें तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? तरंगे कहते हैं। जब समुद्र का पानी उठता है और गिरता, उठता का मतलब ऊपर आता है और वापस चला जाता है, उनको कहते हैं हम तरंगे। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। अब तूफान आता है तो क्या होता है? तेज हवा चलती है। अब तेज हवा चलती है तो बड़ी बड़ी लहरें उठेंगी। बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं तो इनके कारण अत्यधिक विनाश होने की संभावना होती है। विनाश होता ही है, नुकसान होता ही है। अब जब समुद्री सतह पर पवनें बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। जितनी ही तेज पवन बहती है उतनी तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती है। अब जितनी तेज पवन होंगी उतनी ही बड़ी तरंगे होंगी। अब जब तरंगे तेज होगी तो विनाश की संभावनाएं भी ज्यादा हो जाती है और इसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। अब जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। अब महासागर का जल कैसे विस्थापित होता है? भूकंप आ गया तो बाहर निकलेगा, ज्वालामुखी फूट गई, उद्गार हो गया, मतलब ज्वालामुखी का उद्गार हो गया, वो निकले। या जल के नीचे भूसंकलन होने के, पानी के अंदर अगर भूसंकलन हो गया, जमीन खिसक गई तो पानी बहुत अधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि 15 मीटर की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती है। अब ये अगर भूकंप आ गया, ज्वालामुखी हो गई या भूसंकलन हो गया, इनके फलस्वरूप, इनके परिणाम स्वरूप समुद्र के अंदर 15 मीटर की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती है। अब इतनी बड़ी विशाल तरंगें उठेंगी तो क्या होता है? उड़ती है तो उनको क्या कहते हैं? जिसे सुनामी कहते हैं। अब भूस्खलन है, भूकंप, ज्वालामुखी कुछ आ गया और समुद्र में 15 मीटर से भी ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उड़ती है तो हम क्या कहते हैं? सुनामी। अब ये जो सुनामी क्या है कि जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली ही सुनामी होती है। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। अब तक की जितनी भी सुनामी आई है या लहरें उठी हैं वो 150 मीटर की ऊंचाई वाली भी मापी है। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है, यानी कि 1 किलोमीटर में 700 किलोमीटर तक जाती है। और 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। जब सुनामी आती है 2004 में भारत के अंदर सुनामी आई थी, जिससे जो भारत के जो तटीय क्षेत्र थे, गुजरात के, मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के, इनके यहाँ जबरदस्त नुकसान हुआ था, विनाश हुआ था भयंकर। सुनामी के बाद इतनी बड़ी सुनामी आई, उसके बाद में क्या हुआ? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो इंदिरा पॉइंट था वह डूब गया था। 2000 की सुनामी के बाद में क्या घटना घटी कि जो अंडमान और निकोबार हमारे द्वीप समूह है उसमें एक इंदिरा पॉइंट है, वह पानी के अंदर डूब गया था। अब और बताता हूँ मैं आपको, सुनामी का तांडव बताता हूँ। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ था। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिक केंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धस गई थी। जो भारतीय प्लेटें थी, हमारी पृथ्वी के नीचे जो प्लेटें होती हैं
तो भारतीय प्लेट किसके अंदर धंस गई थी? बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया और महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। जब वो प्लेट नीचे खिसक गई तो पानी वहां जाना ही जाना है, और जाना है तो पानी की प्रवृत्ति क्या होती है? जो रेगिस्तान होता है वहां पहले पहुंचता, तो वो गति से आता है, तो गति से आता है, लहरें उठी से सुनामी आई। फलस्वरूप दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा के प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से है, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जाती है, जितने वायुयान हवाई जहाज जितनी गति से उड़ते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए और भारतीय सीमा का दूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो भी पूर्ण रूप से डूब गया। धन्यवाद। शेष अगले वीडियो।